क्रिंज लग रहा है ना, बट रिमेंबर, ठीक एक महीने पहले आइदर यू वर लाफिंग और एंजॉइंग दिस ट्रेंड। टिकटॉक, रील्स, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म तो पूरी दुनिया में है, बट वो सब चीजें इंडिया में आके क्रिंज क्यों हो जाती हैं? सबसे ज्यादा हेट भी यहाँ पे शॉर्ट कंटेंट क्रिएटर्स को ही पड़ती है। कई बार आप किसी इंटरनेट ट्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसके बावजूद भी उस ट्रेंड पे व्यूज आते हैं। कई बार मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस किसी एक क्रिएटर को बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसके बावजूद भी उस क्रिएटर के नंबर बढ़ते रहते हैं और उसको ब्रांड प्रमोशंस मिलते हैं। कई बार आपको कोई ट्रेंड इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है कि उसके बाद वो आपको इरिटेटिंग लगना शुरू हो जाता है। तो इस सब का रीजन क्या है? इंडियन क्रिएटर स्पेस। यहाँ पे हर किसी को बस ट्रेंड मिल्क करना आता है। इंडिया में शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट प्लेटफॉर्म्स पे हर रोज बहुत सारे नए लोग आते हैं एज अ व्यूअर, और उनको इंटरनेट नॉलेज बिल्कुल नहीं होती, और वो वही घिसे पिटे ट्रेंड्स पे हंसते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, रिएक्ट करते रहते हैं, और वो ट्रेंड दूसरे लोगों के लिए जो ऑलरेडी इंटरनेट पे थोड़े पुराने हो चुके, उनके लिए क्रिंज बन जाता है। अब तुम वाह बेटे वाह मौज गर्दी वाले मीम ट्रेंड को ले लो, या रसोड़े में कौन था, या बहुत हार्ड सॉन्ग, या फिर अभी रिसेंटली कैंदी हुंदी सी। प्लीज ये गाना बंद करा दे। मैंने ये गाना 2021 की शुरुआत में सुन लिया था और एपी ढिल्लो को भी तब से ही सुन रहा हूँ, लेकिन जब से वो मेन स्ट्रीम हुआ, कुछ वनाबीज ने इतना एपी ढिल्लो बजा दिया, इतना एपी ढिल्लो बजा दिया कि अब उसका नाम सुनते ही गुस्सा आता है। गाड़ी के स्टीयरिंग की स्नैप तो एपी ढिल्लो, सोलो फोटो तो एपी ढिल्लो, ग्रुप फोटो तो एपी ढिल्लो, वेकेशन की स्टोरी तो एपी ढिल्लो, किसी शादी में फैमिली के साथ फोटो खींची है तो ऊपर एपी ढिल्लो का गाना बज रहा है, कैंदी हुंदी सी, कैंदी हुंदी सी, कैंदी हुंदी सी। अरे भैया मैं इससे इरिटेट होंदी सी। हमारा पूरा यूथ वैलिडेशन का इतना भूखा है, इतना भूखा है कि भैया अगर कोई ट्रेंड चल रहा है और आपने उस पर कोई पोस्टिंग नहीं की तो आप तो कूल ही नहीं हो, आप तो ट्रेंड से अपडेटेड ही नहीं हो। और यही वजह है कि एक ट्रेंड इतना अननेसेसरीली स्ट्रेच होता है कि उसके बाद वो इरिटेटिंग लगना शुरू हो जाता है। एक इंटरनेट पे न्यूबी पर्सन, जिसको हम अपनी भाषा में नॉर्मी भी बोलते हैं, वो सबसे बड़ा रीजन है किसी एक ट्रेंड को क्रिंज बनाने का। दे कीप पोस्टिंग द सेम टाइप ऑफ म्यूजिक, सेम स्टफ, सेम मीम, सेम जोक्स, सेम टाइप ऑफ रील वीडियोस अगेन एंड अगेन, और वो लोग हर बार उसको एंजॉय भी करते हैं। लेकिन इससे क्रिएटर स्पेस में क्या हो रहा है? हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं, हम लोग इवोल्व हो रहे हैं उल्टा। क्योंकि जो शॉर्ट फनी वीडियोस हर्ष बेनीवाल, आशीष चंचलानी 2016-17 में करके छोड़ चुके, आज वही टाइप की वीडियोस लोग दोबारा बना रहे हैं, वो भी 2012 के व्हाट्सएप जोक्स पे। और कुछ लोग कुत्तों की तरह उस पे हंसते भी हैं, उनको शेयर भी करते हैं। तो फिर क्यों कोई क्रिएटर कुछ क्रिएटिव करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा? किसी लड़की को एक इंस्टाग्राम रील पे 5 मिलियन व्यूज के आ जाएं, वो अपने इंस्टाग्राम बायो में एक्टर, मॉडल, इन्फ्लुएंसर लिखना शुरू कर देती है, मैनेज्ड बाय दिस एंड दैट। अरे बहन, हु आर यू? तुम ठीक से डांसर कहलाने लायक भी नहीं हो। लोग बेवकूफ थोड़ी हैं जो एनएसडी में, थिएटर्स में इतने टाइम से घिस रहे हैं सिर्फ एक्टर कहलवाने के लिए। तुमने खुद को ही टाइटल दे दिया क्योंकि तुम्हारी एक रील तुक्के से वायरल हो गई थी। अब तुम एग्जांपल ले लो इस कच्चा बादाम वाली लड़की का ही। इसने साइकोलॉजिकली एल्गोरिथम हैक कर ली। इसको भले ही कुछ क्रिएटिव करने की अकल नहीं है, ना ही कभी आएगी, बट इसको इतना पता है कि फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए जाते हैं। इसने उस सेम आउटफिट में सेम तरह का डांस करके दुनिया भर के अलग अलग गानों पे रील्स पोस्ट कर दी, एंड रिजल्ट व्यूज पे व्यूज। अल्टीमेटली इसको प्रमोशंस मिल रहे हैं, फेक ही सही। इंडिया का सबसे बड़ा बुक की रेडी है ना सिंस 2010 यहाँ पर खेली एक्सक्लूसिव क्रिकेट और 100 रुपीज के डिपॉजिट पर 3 पति अंदर बाहर वॉलेट नीचे बिना लगाए एक भी पैसा मौका मिल रहा है अनलिमिटेड कमाने का। एशिया का सबसे ट्रस्टेड बुक जहाँ पर आप खेल सकते हैं क्रिकेट, कैसीनो, 150 प्लस गेम्स, और हाँ साथ ही साथ ज्वाइनिंग बोनस 1000 रुपीज का। और हाँ जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए और अपना ज्वाइनिंग बोनस पाइए। अब इन लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता कि जो इनको प्रमोशन दे रहे हैं वो रियल है या फेक है, क्योंकि जो ये लोग एक आधी तुक्के वाली वीडियो से वायरल हो जाते हैं ना, मैं इनको एक्टर, मॉडल, इन्फ्लुएंसर भी नहीं बोलता, मैं इनको बोलता हूँ तुक्के से वायरल लोग। तो ये आर्टिस्ट नहीं होते, ये भी एकदम नॉर्मल लोग ही होते हैं तुम्हारे जैसे, जिनके ऊपर एल्गोरिथम थोड़ी मेहरबान हो जाती है, इनको कुछ व्यूज आ जाते हैं, उसके बाद ये फेक प्रमोशन करने से भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि इनको पता ही नहीं है, इनको इंटरनेट की नॉलेज ही नहीं है खुद भी। और जो बंदा अपने डेडिकेशन से, मेहनत से, एनर्जी लगा के क्रिएटिवली एक फॉलोअर्स बेस बिल्ड करता है ना स्लोली, उसको फर्क पड़ता है कि वो एक्चुअली अपने फॉलोअर्स को क्या बेच रहा है, वो क्या प्रमोशन कर रहा है। कहीं वो लोग किसी ट्रैप में ना फंस जाएं, उनका पैसा, उनकी एसेट कुछ चली ना जाए। बट इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके लिए वो लोग फॉलोअर्स नहीं है, जस्ट एक नंबर है। सी, मैं तुम्हें सोशल मीडिया पे क्रिंज के प्रकोप से तो नहीं बचा सकता, लेकिन सनरेज के प्रकोप से जरूर बचा सकता हूं। हम लोग को लगता है कि सनस्क्रीन सिर्फ समर में लगानी चाहिए, लेकिन सच बात तो है कि हमको सनस्क्रीन पूरे 365 दिन लगानी चाहिए, क्योंकि हमको सिर्फ टैनिंग से ही नहीं बल्कि यूवी एंड यूवीबी रेस से भी बचाती है, जो हमारे स्किन के लिए काफी हार्मफुल होती है। तो उसी का सोल्यूशन है ये वाओ स्किन साइंस की सनस्क्रीन, जो अवेलेबल है 55 एंड 35 SPF में। हायर SPF मतलब ज्यादा देर तक सनरेज से प्रोटेक्शन। ये सनस्क्रीन बिना कोई व्हाइट कास्ट छोड़े आपकी स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है और आपकी स्किन के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शील्ड का काम करती है। ये आपकी स्किन पे बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं होती और एकदम लाइट वेटेड है, आपको लगेगा भी नहीं कि आपने स्किन के ऊपर कुछ लगाया भी है। साथ में आपको यूवी रेडिएशन से होने वाले साइंस ऑफ एजिंग और ड्राइनेस से भी बचाता है और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। इसमें रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट जो रिच है विटामिन सी से, जो नेचुरल सन ब्लोकर का काम करती है, एंड कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट जो रिच है विटामिन ए एंड ई से, जो
साइंस ऑफ एजिंग को डिमिनिश करते हैं। एंड साथ में इसके अंदर होता है एवोकाडो ऑयल, जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो नेचुरल सनस्क्रीन का काम करता है एंड प्रोटेक्ट करता है स्किन को टैनिंग से। एंड वैसे भी आपको तो पता ही है, वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स में हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते, नो सल्फेट, नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल, और इनके सभी प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड लेक्चर20 यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट ऑन buywow.in पे bwow नेचुरली। अब ये सो कॉल्ड एक्टर, मॉडल, इन्फ्लुएंसर को अच्छे प्रोजेक्ट्स में मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक सॉन्ग के सिंगर को और उसके प्रोड्यूसर को पता है कि जब गाने में एक लड़की हो, वो भी जो इस टाइम पे ट्रेंड में है, तो उनको भी तो फायदा मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे हर किसी को आता है हाउ टू मिल्क ईच अदर एंड हाउ टू मिल्क अ ट्रेंड। ये एक बहुत सिंपल सी साइकिल है। एक नॉर्मल इंसान जिसने एक प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन की है, उसके बाद वो अपनी मंदबुद्धि के चलते किसी बीपीओ का भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया और उसने रोज इंस्टाग्राम रील्स पे नाचना शुरू कर दिया। अब देखो, इंस्टाग्राम रील्स अगर तुम सीरियसली लो तो बहुत क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स बहुत पॉजिटिवली और अपनी मेहनत के साथ ग्रो हुए हैं। लेकिन बैक टू द टॉपिक, एक बेरोजगार ने हर दिन नए नए गानों पे, नए नए ट्रेंड्स पे नाचना शुरू कर दिया शॉर्ट वीडियोस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो भैया जैसे इंस्टाग्राम रील्स है, उसको कोई इंसान तो चलाता नहीं, वो एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो कभी ना कभी तो एल्गोरिथम में कोई एक वीडियो फंसेगी और उस पे व्यूज आ जाएंगे। अब एक सुंदर सा इंसान किसी ट्रेंडिंग सॉन्ग पे नाच रहा है, तो मीम पेज को भी तो एंगेजमेंट चाहिए, वो उसको रिशेयर करेंगे। फिर बाकी मीम पेजेस को भी लगेगा अरे ये तो ट्रेंड है, उनको भी एंगेजमेंट चाहिए, तो वो उस पे मीम्स बनाएंगे। तो जो वीडियो सिर्फ वायरल होकर 1-2 मिलियन व्यूज तक ही गई थी, वो अब 10-20 मिलियन व्यूज तक चली जाएगी। और बाकी बेरोजगार लोंडो को लगेगा अरे भैया इसको क्रश बोलो, वरना तुम कूल के चौदे नहीं लगोगे। अब अल्टीमेटली उस इंसान के तो नंबर्स बढ़ गए। अब जो ऑनलाइन फेक जूते, घड़ियां बेचने वाले पेजेस होते हैं या ट्रेडिंग के नाम पे एक का डबल करने वाले पेजेस होते हैं, वो उसको प्रमोशन देंगे। अब जब भैया जिस इंसान को कभी किसी बीपीओ ने नाइट शिफ्ट के भी 10,000 रुपए ऑफर नहीं किए, वो बिना सोचे समझे वो प्रमोशन कर देगा पैसों के लालच में, विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट कि ये लोग उसके फॉलोअर्स को स्कैम करके उसको दिए गए चिंदी पेमेंट से भी 5 गुना ज्यादा कमाएंगे। अब जब वो कुछ एरे गरे प्रमोशन करेगी तो तुम लोगों को भी लगेगा अरे वाह भैया ये तो बहुत बड़ी स्टार बन गई। फिर कुछ हरियाणा पंजाब इंडस्ट्री वाले जो सिर्फ कट्टा, बारूद, बंदूक, वर्गी पे गाना बनाते हैं और लड़कियों को सिर्फ एज अ शो पीस गानों में यूज करते हैं, वो उसको ऑफर देंगे, थोड़ा बहुत कुछ पेमेंट भी देंगे। और अब जब इस लड़की को म्यूजिक इंडस्ट्री से ऑफर भी आ रहा है और थोड़े बहुत पैसे भी आ रहे हैं, तो ये अपने आप को खुद ही स्टार मानेगी। वो इसको स्टार मान रहे हैं, ये खुद को स्टार मान रही है और तुम लोग दोनों को स्टार मान रहे हो। और इसी म्यूचुअल गलतफहमी में तुम इनके आए हुए नए गानों पे रील्स बनानी शुरू कर दोगे कि जब ये ट्रेंडिंग गानों पे रील्स बना के फेमस हो गई तो हम इसके गानों पे रील्स बना के फेमस हो जाएंगे, और इसीलिए एक और पूपू गाने पे वापस व्यूज आएंगे और वो लोग क्या छापेंगे, पैसे। और इसी का रिजल्ट होगा कि वापस कोई और लेबल उस सिंगर को भी जो सिर्फ जट, बंदूक, गाड़ी, बर्गी, ये सब लहंगा चुनरी गाने बनाता है, और ये लड़की को भी फिर से ऑफर करेगा, क्योंकि उनको लगेगा अरे वाह भैया ये तो अभी भी ट्रेंड में है, इनको तो अभी भी व्यूज आ रहे हैं, इनकी तो अभी भी फेस वैल्यू है। मिस्टर फैजू एंड गैंग, इन लोगों ने कभी कोई नई चीज क्रिएट नहीं की, इवन कभी कोई ट्रेंड भी स्टार्ट नहीं किया, हमेशा चलते ट्रेंड पे वीडियोस बना के व्यूज कमाए हैं। और शायद ही इंडिया में कोई इतना हेटेड कंटेंट क्रिएटर होगा, बट फिर भी इन लोगों ने पैसे कमा लिए। क्योंकि जब बॉलीवुड और ब्रांड्स को प्रमोशन कराना होता है ना, तो वो ये नहीं देखते कि उस कंटेंट क्रिएटर की ऑडियंस कौन है, कहाँ की है, वो शहर की है, वो गांव की है, वो पढ़ी लिखी है, वो अनपढ़ है, वो जवान है, वो बच्चे हैं, उनको सिर्फ नंबर्स मैटर करते हैं। और इसीलिए आज बहुत टैलेंटेड और डिजर्विंग लोग पीछे हैं और इन क्रिंज लोगों ने पैसे कमा लिए। मुझे समझ नहीं आता कि सेम तरह के गाने पे, सेम तरह की बीट पे, सेम तरह का डांस करते हुए 1000 लोगों को कोई कैसे देख सकता है रील्स पे, ऊबते नहीं क्या? और इन्हीं लोगों को तुम एक पार्लियामेंट का सेशन दिखा दो, वो बोरिंग लगने लगेगा। लेकिन हर बार सेम तरह का कंटेंट, सेम ही चीज इनको एक्साइट करती है। इसको बोलते हैं इंटरनेट लिटरेसी। मतलब समझो, क्या तुम एक जोक पे बार बार हंस सकते हो? नहीं ना। सोशल मीडिया पे कुछ क्रिएट करके अटेंशन पाने का खुमार सिर्फ वायरल गानों या रील्स पर वीडियो क्रिएट करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी स्पॉइल कर रहे हैं। क्या वो बच्चे वो सब चीजें खुद की मर्जी से क्रिएट कर रहे हैं या उनको पेरेंटल प्रेशर में करवाया जाता है? दिस कैरेक्टर रिक्रिएशन ऑफ गंगूबाई बाय अ चाइल्ड, जबकि इस कैरेक्टर में स्लैंग्स भी है, अडल्ट्री भी है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी है। तो क्या ये कैरेक्टर रिक्रिएशन उस बच्चे ने खुद अपनी मर्जी से कर दिया होगा, अपने फन में कर दिया होगा, या फिर ये सब करवाने में इसके पीछे किसी और का भी दिमाग होगा? भैया अगर खुद फेमस नहीं हो रहे तो बच्चों को मैदान में उतार दो, और गलती से अगर उस बच्चे की 2-4 वीडियो वायरल हो गई, लोगों ने उसको क्यूट समझ लिया, उसको टैलेंटेड समझ लिया, तो बच्चे का बचपन वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो उसके बाद अपने गार्जियंस के लिए मनी मेकिंग स्कीम बन जाएगी सोशल मीडिया पे। और इस चीज को इंडिया में कोई कॉल आउट भी नहीं करता, बल्कि उल्टा प्रेज करते हैं। और इसीलिए जो एक ट्रेंड एक बार को थोड़ा अच्छा, क्रिएटिव, फनी लग भी रहा था, उसके ऊपर यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई इतनी रील्स, इतनी वीडियोस बना के डाल देता है कि उसके बाद वो क्रिंज, इरिटेटिंग और सरदर्द लगने लगता है। ओपन योर इंस्टाग्राम टैग्स और उसमें जाके अगर तुम सर्च करो कोई भी लेटेस्ट
गाना या कोई भी लेटेस्ट ट्रेंड, तो तुम्हें मिलियंस में वीडियोस मिलेंगी और उन सभी वीडियोस में सेम डांस होगा, सेम सॉन्ग होगा, सेम मूव्स होंगे और इवन बहुत सारी वीडियोस में तो कपड़े भी सेम होंगे और कई बार तो सेम बंदा ही सेम सॉन्ग पे सेम कपड़े पहन के सेम डांस और सेम एक्सप्रेशन दे रहा है मल्टीपल वीडियोस में। और फिर लोग पूछते हैं कि इंडिया में ट्रेंड्स क्रिंज क्यों हो जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्रिएटर्स नहीं बनते, यहाँ पे बैल बुद्धि लोगों के हाथ में नंबर्स लग जाते हैं और उसमें से फिर वो जितना निचोड़ सके उतने व्यूज, उतने लाइक्स और उतने प्रमोशंस निचोड़ते हैं। इंडिया में ट्रेंड्स क्रिंज नहीं होते, बल्कि यहाँ के क्रिएटर्स क्रिंज है। अगर किसी क्रिएटर को गलती से किसी ट्रेंड पे व्यूज आ गए तो वो उस ट्रेंड का पीछा तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि खुद गवर्नमेंट उस ट्रेंड के ऊपर जुर्माना लगाना स्टार्ट कर दे। हमारे यहाँ ट्रेंड इसलिए नहीं आते कि लोग अपना अपना उसमें कुछ क्रिएटिव इनपुट डाल के उसको और अच्छा बनाएंगे, बल्कि इसलिए आते हैं कि कौन सबसे पहले सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स बना के इंस्टाग्राम के सर्वर भरेगा। और इस चीज का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर क्रिएटर के ऊपर पर डे अपलोड करने के लिए एक डेटा लिमिट लगा दे, वरना खाली इंडियंस ही अगले 2-4 साल में ट्रेंड्स पे इतनी वीडियोस बनाएंगे कि फेसबुक और यूट्यूब को देश जितने बड़े सर्वर खरीदने पड़ेंगे। हर किसी को क्रिएट करने की फ्रीडम है और यूजीसी प्लेटफॉर्म का मतलब ही ये होता है कि हर कोई अपनी छोटी छोटी रिसोर्सेज से कुछ क्रिएट करके अपलोड कर सके और अगर लोग उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं तो करें एंजॉय। बट दिक्कत ये है कि वो खुद को क्रिएटर ना बोले। 1-2 वायरल वीडियो हो जाने से कोई क्रिएटर नहीं हो जाता, नंबर्स आ जाने से कोई क्रिएटर नहीं बन जाता। क्रिएटर वो है जो उन नंबर्स को सस्टेन कर सके। क्रिएटर वो नहीं है जो खुद को ही खुद से क्रिएटर का टैग दे दे, बल्कि क्रिएटर वो है जिसको ऑडियंस क्रिएटर मानती हो। क्रिएटर वो नहीं है जो दूसरों के बनाए गए ट्रेंड्स पे नाचता हो, बल्कि क्रिएटर वो होते हैं जो खुद के भी 1-2 ट्रेंड सेट करते हो। तो खाली व्यूज लाने में और कुछ क्रिएट करने में बहुत फर्क होता है। तो ऑडियंस का वेट करना चाहिए कि ऑडियंस कब आपको एज अ क्रिएटर एक्सेप्ट कर रही है। सो क्रिएटर होने में और व्यूज लाने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। मैंने वीडियो बनाते बनाते ही बहुत कुछ सीख लिया। अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया @लक्ष्य तो फॉलो कर लेना और हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स अगर आपको पसंद है व्लॉगिंग देखनी तो आप एक बार देख लेना हमारी भी, और तभी सब्सक्राइब करना। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।